नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी क्लास है दोस्तों, बाल विकास का एक हम लोग सेट हल करने वाले हैं। और कौन सा सेट है? तो यूपी टेट की जो परीक्षा हुई थी 2011 में, और आप कह सकते हैं कि ये जो परीक्षा थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये पहली बार आयोजित की गई थी। तो हम लोग बात करेंगे आज के इन्हीं प्रश्नों के बारे में। कितने प्रश्न थे टोटल? तो 30 प्रश्न थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी आपको ये प्रश्न हल करने के लिए दिए जाए तो आप 30 में 30 बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी विशेषता आपको बता देता हूं कि इस परीक्षा की विशेषता क्या थी। इसमें ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आपके पूछे गए थे पेडागॉजी से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे गए थे। सोच समझकर उत्तर जिन्होंने दिया होगा उस समय, तो उस समय जो है ये बिल्कुल आसानी से हल हो गया होगा। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं कि समय के दृष्टिकोण से ये प्रश्न उस समय भी कठिन रहे होंगे, है ना, क्योंकि पहली बार आयोजित हुई थी परीक्षा। वर्तमान दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये पेपर एकदम आसान होने वाला है। तो आप लोग अपना जो भी आपका स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपने 30 में जो है कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 30। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास आपकी है ये रिकॉर्डेड क्लास है, ये आपको पता ही चल गया होगा। बाकी मैं बात करूंगा कि आपकी जो लाइव क्लासेज होंगी, इस तरह की जो चीजें होंगी वो लाइव क्लास में देना सबसे बेस्ट होता है, तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा। दूसरी चीज ये है कि इस तरीके से हम लोग एक एक करके जो भी हमारे यूपी टेट के हैं, सुपर टेट के हैं, सारे पेपर हम लोग एक सीरीज में हल करते जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिससे आपको एक जगह ये चीजें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर दिखे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। प्रश्न है आपका कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। तो देखिए, अति सक्रिय बालक होते कौन है? अति सक्रिय बालक ये वे होते हैं कि जो कक्षा में थोड़ा सा ज्यादा उछल कूद मचाते हैं, है ना, जिनको आपको देख के लगेगा कि ये बालक कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। तो उनको कैसे आप डील करेंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, ये बैठ आएंगे हो गया, बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको लगेगा कि कोई भी उत्तर सही नहीं है, आपको डी वाला लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आयोग ने क्या माना है। आयोग ने उसमें सही माना है सी वाला उत्तर, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। क्योंकि आयोग ने यह तर्क दिया कि जो बालक बहुत ज्यादा सक्रिय है तो उनको जो भी अलग काम हो उनमें थोड़ा सा आप उलझा सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई जैसे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है विद्यालय में, तो आप जो है उस कार्यक्रम की व्यवस्था देखने के लिए बच्चे को कर दीजिए। यहां ये चीज जो दिया गया ना कि साफ करना, आदि साफ करना, तो ये मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, लेकिन आयोग ने यही वाला उत्तर माना है। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आपको यही लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है प्रथम। देखिए, प्रथम जातीय समूह पृथक, ये आई थिंक पृथक ही था। पृथक जातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ये पीछे जो चैनल का नाम लिखा हुआ है थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिख रहा है ना, तो अगली बार से मैं इसको जो है कम करा दूंगा, कम रहेगा ये। देखिए ऑप्शन क्या है कि उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्ष वालों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदर की अभिवृत्ति पर। प्रश्न था कि पृथक जाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो समझिए किस तरीके से जो है ये चित्तवृत्तियां जो आधारित होती हैं वो किस तरीके से आधारित होती हैं, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। चलिए देखिए, बात ये होती है ना, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो बालक होता है उसका प्रथम विद्यालय कौन सा होता है, तो आप कहेंगे परिवार होता है। इसका मतलब बालक क्या करता है, सबसे पहले परिवार से सीखना शुरू करता है। और परिवार में कौन होते हैं, उनके अभिभावक। इसका मतलब है कि उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति जैसी होगी बालक भी उसी तरीके से सीखेगा। मतलब आपका ए वाला आंसर जो होगा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं। मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, मतलब कि आप समझ सकते हैं ऐसे बच्चे जिनका संवेगात्मक विकास ठीक से अपनी उम्र के हिसाब से नहीं होता है, उन्हें हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं, है ना? ये आप समझ रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। ये कोई अध्यापक कर ही नहीं सकता। यदि कोई अध्यापक ऐसा करता है तो ये बिल्कुल भी अध्यापक के गुणों के विपरीत है। दूसरा है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे, तो ये भी गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी समावेशी शिक्षा की अवधारणा चल रही है और समावेशी शिक्षा में आप किसी भी बालक को अलग नहीं बैठा सकते। ठीक है, अगला, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मंदबुद्धि बालकों को सिखाने के लिए जो अलग अलग तरीके सीखने होंगे आप उसे सीखेंगे, लेकिन बच्चे को उसी क्लास में बैठाएंगे, अलग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा। हाँ, चौथा प्रश्न है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। धन संपदा तो बहुत से लोगों के पास है, क्या सारे लोग शिक्षक हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। अगला है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क, इसका कोई मतलब नहीं है। उच्च स्तर से संपर्क होगा तो भी बालक को क्या फायदा होने वाला है? तो एक अध्यापक होने का मतलब है कि आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो एक बालक, एक विद्यार्थी के लिए लाभकारी हो। सी है, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अध्यापक वही सही है जो अपने बच्चों का जो भी सवाल हो, जो भी परेशानियां हो, उनको हल करने में सक्षम हो सके। तो सी वाला उत्तर राइट होगा। डी देखिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, इससे नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रसिद्धि, आप बच्चों को टॉफी खिला देंगे तब भी बच्चे आपको ज्यादा फॉलो करेंगे, मानना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक शिक्षक होने का सबसे बेहतर गुण वही है। अगला है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी। तो आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से तुरंत आ गया होगा कि जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होता है। आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, अगर बच्चा समायोजन करने में जो है सक्षम है तो कक्षा शिक्षण में आसानी होगी और अनुशासित भी रहेगा बच्चा, मतलब कि ये ऊपर के तीनों सही, मतलब आपका डी वाला आंसर क्या होगा? एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। एक शिक्षक के लिए क्या उचित है कि कक्षा में रुचि बनी रहे बच्चों की? तो श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। देखिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करने से शिक्षण प्रभावी होता है, रुचिकर होगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। चर्चा करने से क्या होगा कि आप 2-4 बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, बाकी के बच्चे जो है ध्यान ही नहीं देंगे, तो ये भी रुचिपूर्ण नहीं होगा। और कहानी कहने से क्या होगा कि जितने बच्चे होंगे सभी ध्यान से कहानी सुनेंगे और उसके बाद आप उसमें कुछ प्रश्न पूछेंगे ना, जब कहानी कहते हुए उसमें बच्चों से कुछ पूछेंगे, आप कुछ बताएंगे, वो रुचिकर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछने की बात करें तो आप कहेंगे इससे भी तो रुचिकर होता है, इससे रुचिकर नहीं होता है, इससे बच्चों की एकाग्रता जो है क्लास में बनी रहती है। ठीक है, प्रश्न पूछने का मतलब होता है एकाग्रता बच्चों की क्लास में बनी रहेगी। रुचिकर बनाने के लिए कहानी वाला हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसको मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूं। ठीक है, हाँ, तो देखिए, पहला है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। यह देखिए, ये तो है, ये भी होता है, लेकिन केवल शारीरिक रूप से सशक्त नहीं बनाता है। जब आप बच्चे को खेलने के लिए विद्यालय में कहते हैं तो उसमें कई गुणों का विकास होता है। एक तो सहभागिता का विकास होता है, दूसरा है कि अगर किसी को कोई, जैसे बच्चा खेल रहा है, गिर गया, तो दूसरा बच्चा उसे जाकर के तुरंत उठाता है, तो एक आत्म प्रेम की भावना भी जगती है कि जो अपने साथ के हैं तो उनको साथ में लेकर के चलना है ना। तो ये सारी चीजें वहां पर विकसित होती हैं। तार्किक ज्ञान भी विकसित होता है, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें खेल खेल में ये सोचना होता है कि अब हम कैसे खेलें कि हम अच्छा कर पाए।
एक प्रतियोगिता की भावना भी जगती है, तो ये सारी चीजें उसमें होती हैं। तो केवल ये कहना तो गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये भी ऐसी कोई बात नहीं। यह समय बिताने में सहायक होगा, ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता। सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करने में सहायक होगा, तो मैंने पहले भी बताया कि आपका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो 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 हेलो, चलिए हाँ अभी ठीक है, अब आवाज पहुंच रही है। चलिए 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, और इसके ऑप्शंस जो है आपको नीचे चले गए हैं, दिख नहीं रहे हैं, तो मैं इसको बताता हूं। देखिए आपका प्रश्न है परिवार एक साधन है। अब इसमें ऑप्शन आपके हैं कि अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है, और बात करेंगे औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो आपके सामने कितने ऑप्शंस आ गए, 3 ऑप्शंस आ गए। ये दूर देखिए इसमें कौन कौन से आपके, देखिए एक है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक आप समझते हैं कि क्या होता है, अनौपचारिक का मतलब होता है कि ऐसी शिक्षा जो आप किसी जगह पर, जैसे विद्यालय होता है वो एक फिक्स प्लेस होता है कि वहां पर आप जाएंगे तो आपके लिए पढ़ाई होगी वहां पर, तो ये औपचारिक हो जाता है, जो आपका एक प्लेस निर्धारित कर दिया जाता है कि यहां पर आपको पढ़ना रहेगा। और अनौपचारिक का मतलब होता है कि आप कहीं भी कुछ भी देख करके अगर सीख रहे हैं तो अनौपचारिक हो जाता है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब आप जानते हैं, जैसे इग्नू है, राजर्षि टंडन है, तो आप जो है क्लास नहीं कर रहे हैं, आपके पास मटेरियल आ जाएगा, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा हो जाएगी। अब ये बताइए कि परिवार क्या कोई ऐसी जगह है कि वहां पर कोई कोर्स कराया जाता है, या आप परिवार में जाएंगे तो आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, और अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम हो जाएगा परिवार आपका। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, ये आप देखिए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ठीक है, और आगे अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो आदर्श रूप में बर्ताव कर और उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो देखिए सबसे बेस्ट जो बच्चा सीखता है वो किस तरीके से सीखता है, वो देखिए जो प्राथमिक में बच्चा होता है वो ज्यादातर देख करके चीजें सीखता है ना। तो अगर आप उसके सामने आदर्श प्रदर्शन करेंगे तो बच्चा सबसे ज्यादा सीखेगा, मतलब कि सी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा कि आदर्श जो है रूप में बर्ताव करके आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको अपना स्कोर काउंट करते रहना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, एक अच्छा वक्ता होना। तो देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर ही बात किया था कि एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने बच्चों की कठिनाइयों को समझता है और उसे दूर कर पाता है, मतलब कि आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वह स्तर जिससे बच्चा जो है किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है ना। तो ये आपको बताना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। हाँ ठीक है, चलिए तो आपका देखिए ऑप्शन है संवेदना प्ररोध अवस्था। यहां पर क्या है, किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो मेरे दोस्तों तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, लेकिन कैसे, किसी वस्तु एवं घटना को देखकर, मतलब कि वो क्या कर रहा है, देख करके काम कर रहा है, सोच रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, यहां पर आप तुरंत कहेंगे कि वो मूर्त चीजों को देखकर काम कर रहा है।
सोच रहा है। तो मूर्त किसमें होता है? जब भी आप बात करेंगे ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था है ना। कौन सी अवस्था? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं, कौन कौन सी है? ये संवेदना प्ररोध मतलब संवेदी गामक अवस्था है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था दिया गया है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जब बच्चा किसी चीज को देख करके जो है तार्किक चिंतन करना शुरू करता है तो किसमें आता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आता है ना। ये आप जानते हैं। ये किसकी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे ने इन अवस्थाओं को दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। इसको पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम अच्छे से पढ़ाया गया है, बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था? तो भाई अब तो यही पीछे वाला क्वेश्चन ही आपका हो गया। किसने? जीन पियाजे ने पहचाना था। आपको पता है चारों अवस्थाओं के नाम और उनके जो है उम्र आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 11 के बाद फिर उससे ऊपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? जीन पियाजे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए ये आपको समझना है। देखिए, निषेधात्मक हो नहीं सकती, नकारात्मक हो नहीं सकती, अग्र सक्रिय भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब बच्चे से आगे ही वो सक्रिय होकर काम करने लगेंगे तो बच्चा कैसे सीखेगा? ये भी नहीं हो सकती। उदासीन भी नहीं हो सकती। हाँ, संवेदनात्मक हो सकती है, मतलब कि थोड़ा सा उनके साथ संवेदी तरीके से पेश आए तो बच्चे जो है सीखने की उनकी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा और तेज हो जाएगी। ठीक है, तो अल्पवयस्क की बात हो रही है, ये भी आप समझ रहे हैं। तो बच्चों के साथ कैसे संवेदनात्मक रूप से, नहीं तो पता चले बच्चा कोई गलती कर दे, पीटना शुरू कर दे, तो कैसे बच्चा सीखेगा? वो डर जाएगा। गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं, आप जानते हैं। तो संवेदनात्मक रूप से अगर रहेंगे, बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको आप समझाएंगे, है ना। ये नहीं है कि मारना पीटना शुरू कर दे तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे है, अगला प्रश्न है 14। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में। देखिए, खेल के मैदान में संज्ञान का विकास आप बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं कर सकते। विद्यालय एवं कक्षा में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्यालय में होगा बच्चा या कक्षा में पढ़ रहा होगा तभी आप उसके संज्ञान का पता लगा पाएंगे कि बच्चा जो है उसका संज्ञान किस तरीके से विकसित हो रहा है कि नहीं विकसित हो रहा है, ये आप पता लगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि यहां पर देखिए डॉट लगा है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। तो बताइए किस चीज को एक प्रेरित के रूप में विकसित किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए, यहां पर देखिए अनुप्रेरित हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वो शिक्षण कैसा है? बच्चे उसमें प्रेरणा के साथ बैठे, प्रेरित होकर बात कर रहे हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ये अनुप्रेरित नहीं करता उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? 2 चीजें हैं, एक है निदानात्मक और एक है उपचारात्मक। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। निदानात्मक है और उपचारात्मक है। अब निदानात्मक में क्या होता है कि समस्या का पता लगाया जाता है। होता क्या है, लोग समझते हैं कि निदान कर दिया जाता है, नहीं, डायग्नोज किया जाता है, मतलब कि इसमें समस्या क्या है ये पता लगाया जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले क्या करता है? वो डायग्नोज करता है समस्या, तो वही होता है निदानात्मक। और जब उसको हल किया जाता है, उस समस्या का निदान किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है, उपचार किया जाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है ये। तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे। तो उपचारात्मक से अनुप्रेरण नहीं बढ़ता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अब देखिए होगा क्या कि अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत क्या हो जाएगा? जब बच्चा बीच बीच में खड़ा होकर प्रश्न पूछेगा तभी आप कहेंगे ना कि वो अनुप्रेरित हो रहा है, बच्चा अंदर से प्रेरणा जग रही है उसकी पढ़ने की और वो प्रश्न बीच में पूछना शुरू कर दे रहा है। तो आपका कौन सा आंसर? सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बचपन का साल सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है बचपन का ये शब्द जो है मुझे लग रहा है कि कुछ गलत टाइप हो गया है। देखना बाबू जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। चलिए, तो इसको हटा दीजिए। बचपन का, हाँ बिल्कुल, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है।
तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। चलिए थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी पहल है। तो आप समझ सकते हैं कि जब बालक बचपन में होता है तो उसकी जो वृद्धि होती है और उसमें जो परिवर्तन होते हैं सबसे तेजी से होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं। तो आपका कौन सा डी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या करने के लिए। देखिए इसमें मैं आपको बताया, मैंने शुरू में ही बताया कि जो ये पेपर आपका है इसमें ज्यादातर पेडागॉजी के प्रश्न है जो कि अब बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को सारी चीजें करके रखनी है, कहीं से गलती नहीं करनी है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किस चीज के लिए दिया जाता है। पहला है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बोलने से बच्चा नहीं समझेगा, है ना, तो ये भी आपका नहीं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ये भी कोई इस तरीके का परीक्षण नहीं होगा जो सबसे स्पष्ट होगा। निम्न कोट के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, नहीं हो पाएगा। निम्न कोट के पाठकों को अगर आप केवल प्रशिक्षण देंगे तो जो उसमें अच्छे बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, बोर होने लगेंगे, तो ये भी आपका काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप भी यही काम करते हैं। जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं सबसे पहले उनको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, तो ये आपका तरीका काम करेगा, ये तरीका आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए सेशन थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके पढ़ रहे हैं, है ना। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर का मतलब है कि जहां पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता है। सुनिर्मित पाठ में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में, और आपका नेक्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा अभ्यास पुस्तिका में। तो देखिए किसमें वो सबसे ज्यादा समस्या का अनुभव करेगा, तो आपको पता है कि अगर बच्चा अच्छे परिवार से नहीं आता, मतलब पढ़े लिखे परिवार से नहीं आता है, तो उसको आप किताब दे दीजिए तो क्या वो स्वतंत्र रूप से पढ़ पाएगा, तो आप कहेंगे कि नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही उतना सही नहीं है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में, मतलब कि बी वाला आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर बच्चा बुद्धिमान है आप संतुष्ट हो गए तो आप उससे आगे उसको कुछ सिखा ही नहीं पाएंगे, उसे अतिरिक्त कार्य नहीं देंगे, ये भी गलत है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, बिल्कुल सही है। आप समझेंगे कि बच्चा जो है किस तरीके से ज्यादा सीख रहा है, तो उस बच्चे को उसी तरीके से आप सिखाने की कोशिश करेंगे, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए एक ऑप्शन और आपका है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह विद्वान है, बुद्धिमान है, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। अगला आपका प्रश्न है, ये देखिए एक प्रश्न एक पेज पे रहता है ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, ये दूर दूर हो जा रहा है, मैं आगे से इसको ध्यान में रखूंगा। विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है मतलब अध्ययन में उसका मन नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। इस तरीके से करेंगे अगर तो बच्चा विद्यालय आना ही छोड़ देगा। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये एक अध्यापक बिल्कुल नहीं कह सकता। उन्हें चेतावनी, जैसे चेतावनी की बात आई ये ऑप्शन आपका तुरंत हट गया, इसका मतलब डी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। उसको एक बार देख लेते हैं। उन्हें रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, बिल्कुल सही है। जिस चीज में बालक को रुचि होती है वो काम बालक बहुत ही आसानी से करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण इसीलिए जो है माना गया है कि सबसे प्रभावी होता है। नेक्स्ट, शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? ठीक है, तो यहां पर है ये श्याम पट्ट यहां से मिट गया है।
तो आप यहां पर लिखेंगे श्यामपट्ट जो है ये शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत जो है इसको बांटा जा सकता है। तो शिक्षण सामग्री का कौन सा जो है समूह में आता है, श्यामपट्ट। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये सबसे आसान प्रश्न है। 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य दोनों। श्रव्य में क्या होता है, जिसमें केवल आप सुन सकते हैं, मतलब कि इसमें केवल ऑडियो वाली चीजें होती हैं, जिसमें केवल ऑडियो आए। जैसे रेडियो आप सुनते हैं, ऑडियो कैसेट लगा दीजिए। ठीक है, जैसे आपने फोन चला लिया, मेरी आवाज चल रही है, आपने उसको रख दिया, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो केवल ऑडियो MP3 जो सॉन्ग सुनते हैं वो आपका आ जाएगा श्रव्य में। दृश्य में जिसमें केवल और केवल दिखाई दे, कुछ सुनाई ना दे, तो वो कैसा हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। और अगर दृश्य श्रव्य दोनों की बात करें, जैसे आप टेलीविजन मतलब टीवी देखते हैं या अभी आप ये क्लास देख रहे हैं, तो दृश्य श्रव्य दोनों तरीके से है ना। बात हो रही है श्यामपट्ट की, तो श्यामपट्ट किसमें आता है, श्यामपट्ट पे आप केवल लिख सकते हैं, मतलब उसको आप देख सकते हैं, श्यामपट्ट बोलता तो है नहीं, है ना। तो वो किसमें आएगा, केवल दृश्य सामग्री, मतलब बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए 22वां है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो शिक्षण कुशलता से कौन सा संबंधित है, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो आपको पता ही है कि ये सभी जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है। जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, ये भी एक कौशल है, प्रश्नों को हल करना भी कौशल है, प्रश्न पूछना भी एक कौशल है। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो आपका जो है डी वाला आंसर राइट हो जाएगा कि इनमें सभी जो है ये शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ये भी गलत है, क्योंकि जब बच्चा वहां पर, बच्चों की जिज्ञासा शांत करना सबसे जरूरी होता है। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, अगली बार प्रश्न ही नहीं पूछेगा, उसके मन में भले उठेगा, वो पूछेगा ही नहीं। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर वो प्रश्न पूछता है तो चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप उसके प्रश्न का जवाब दीजिए तब तो सही होगा। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। और ये प्रोत्साहन कैसे आएगा, बच्चे ने प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब दिया, फिर बच्चे ने प्रश्न पूछा, आपने उसका जवाब दिया, तो बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित होगा सवाल पूछने के लिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और ऑप्शन था कि स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र रूप से प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढना भी चाहता है तो भी वो सही उत्तर नहीं ढूंढ पाएगा, है ना। तो ये चीज हो जाती है। अगला है शिक्षा की जो है किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये आपको पता है किसने किया है। किंडरगार्टन का क्या मतलब होता है, ये बना है 2 शब्दों से, एक है किंडर और एक है गार्टन। किंडर का मतलब होता है बालक या बच्चा या शिक्षार्थी। देखिए किंडर का मतलब वैसे होता है बगीचा, है ना, क्या होता है, बगीचा होता है। और गार्टन का मतलब होता है माली। तो बगीचे के जो फूल होते हैं, मतलब बालक होते हैं, उनको संवारने का काम किसका होता है, माली अर्थात शिक्षक का होता है। तो इसीलिए फ्रॉबेल ने अपनी जो विद्यालय था उसका नाम क्या रखा, किंडरगार्टन रखा, मतलब सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां मारिया मॉन्टेसरी का भी विद्यालय था, उन्होंने नाम लिखा था बाल घर। क्या रखा था, बाल घर इनके विद्यालय का नाम था। लेकिन किंडरगार्टन की बात आए तो किसका, आपका तुरंत फ्रॉबेल आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मारिया मॉन्टेसरी इटली की पहली महिला डॉक्टर थी, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, नहीं कर सकते। अभिभावक और बच्चे से क्या लेना देना। बच्चा जो है आपके लिए विद्यालय में आता है, अगर अभिभावक नहीं मिलने आ रहे तो आप बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते। अभिभावक को लिखेंगे तो अभिभावक आएंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो वर्तमान समय में जो शिक्षण पद्धति चल रही है तो इसमें यही हो रहा है कि आप जाइए घर पे और उनके अभिभावक से स्वयं मिलिए। ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर एकदम राइट। बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, तो बच्चे को दंड इस चीज के लिए और किसी भी चीज के लिए आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि अभी बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। 26वां प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, केवल इस पर तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात किया है कि खेल से क्या क्या होता है।
शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। खेल विधि है, लेकिन वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये केवल इस पर नहीं करता, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बिल्कुल ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उससे विकास भी होता है, वृद्धि भी होती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, और एक ऑप्शन और आपका है व्यवहारिक विकार से। तो देखिए डिसलेक्सिया जो आपकी होती है ना, वो किससे संबंधित होती है, तो डिसलेक्सिया जो संबंधित है वो पठन विकार से संबंधित है। वैसे आपको मिलेगा पठन और लेखन दोनों, यहां ऑप्शन में केवल पठन है, तो आप तुरंत बताएंगे किससे होगा, ये आपका केवल और केवल पठन विकार से आप इसका उत्तर लगाएंगे तुरंत। अगर आपको ये सारी क्लासेस देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना चाहिए, और वहां पर ये समावेशी शिक्षा जो है पूरी करा दी गई है, आप उसे जाकर के जरूर देखें। शिक्षण कौशल के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 28वां, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो भी जरूरतमंद बच्चे होंगे या कोई भी समावेशी बच्चा होता है उसको आप अलग करके नहीं पढ़ा सकते, तो आपको दूसरे बच्चों के साथ रख के ही पढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या होती है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अभिप्रेरण क्या करता है, रुचि ही तो बढ़ाता है। तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा कि रुचि का क्या करता है, सृजन करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, न्यून दृष्टि का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस बच्चे को कम दिखता हो, मतलब दृष्टि दोष हो, कम दिखता हो, है ना, तो उसके लिए आप क्या करते हैं। तो देखिए निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, तो आप ऐसा काम करें ही, क्योंकि वो निम्न स्तर, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, तो ये आपको अध्यापक की तरह से सोचना है ना। आगे कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। एक शिक्षक होते हुए आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, तो मैंने अभी बताया जो सामग्री होती है, ठीक है, जो शिक्षण सामग्री होती है उसमें 3 तरीके से, श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य, है ना। तो उसमें क्या होता है, जिस बच्चे को कम दिखाई देगा तो मतलब उसको सुनने में आसानी है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको ऑडियो कैसेट या ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 30 प्रश्न रहे। अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, यूपी टेट के जितने क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सीटेट वाला भी काम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप किए जा सकते हैं। तो अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए एकदम बेस्ट होने वाला है। इसमें क्वेश्चंस कुछ बहुत ही आसान से दिए गए थे, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल इसका बढ़ता जाएगा। तो मैं एक एक करके ऐसे ही सारे जो आपके बाल विकास के हैं, अन्य सब्जेक्ट के हैं, तो मैं उसको हल कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।